नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जैन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। अंकिता भंडारी केस जिसने उत्तराखंड को दहलाकर रख दिया, उसने ये बता दिया उत्तराखंड को कि एक बेटी जिसकी रक्षा शायद हम उत्तराखंड वाले नहीं कर पाए, लेकिन जो आक्रोश देखने को मिला उसके बाद ये पता चला कि हाँ भाई, हमारे अंदर जज्बात है, हमारे अंदर दिल है। अब वो केस कहां तक पहुंचा है, लेकिन उसमें 2 पत्रकार जिन्होंने इस केस को उठाया, मेरे साथ है जागो उत्तराखंड के संपादक आशुतोष नेगी जी और पर्वत जैन डिजिटल के संपादक विजय रावत जी। इन 2 पत्रकारों का विशेष योगदान रहा। इन 2 पत्रकारों ने निर्भीकता से जब इस केस को उठाया, उसके बाद बहुत सारी चीजें रही। अब क्या कुछ रहा वो मैं आपको बताऊंगी। कल आपको थोड़ा सा हमने ब्रीफ किया था कि कैसे इन्हें धमकियां मिल रही हैं, कैसे इन्हें जान से मार देने की भी धमकियां मिल रही हैं, न जाने क्या क्या इनसे कहा जा रहा है। अभी भी कुछ इनको धमकियां मिली थी। क्या कुछ था, ये सब कुछ जानेंगे आशुतोष नेगी जी से। क्या कुछ है अभी? देखिए, केस के बारे में तो सभी को पता है और धमकियां कल से आनी शुरू हुई थी। कुछ एक नवल खाली जी ने पहाड़ टीवी पे एक इंटरव्यू किया था, उसके बाद कुछ धमकियां आई थी। तो मैंने रात को एफआईआर भी थाना रायपुर में कर दी थी। फिर अभी कुछ देर पहले आप ही के स्टूडियो में एक धमकी आई है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस बारे में अभी सीएम साहब से मुलाकात की थी, धामी जी से, और धामी जी से अनुरोध ये किया है कि पूरे उत्तराखंड की निगाह उनकी तरफ है, धामी जी की तरफ, कि इस मामले में न्याय हो। ये बीजेपी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये उत्तराखंड की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसमें न्याय होना चाहिए। अगर इसमें न्याय नहीं होगा तो हमने साफ सीएम साहब को भी बताया कि आपको भी देखिए इसमें कहीं ना कहीं टारगेट किया जाएगा कि आपकी तरफ से हीला हवाली हुई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें पूरी गहनता से इसमें जो भी फैक्ट्स आने हैं, फैक्ट्स फाइंडिंग होनी है, चाहे फॉरेंसिक जांच की बात है। पीएम रिपोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं है। ये सुनने में आया है कि उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो देखिए, जब सारी चीज़ें सामने आ जाएगी तो उस पीएम रिपोर्ट के बारे में भी बात कर पाएंगे। और एक पक्ष हमने वैभव प्रताप जो पटवारी 4 दिन से वहाँ से गायब था, उसके बारे में भी सीएम साहब के संज्ञान में लाए। तो सीएम साहब ने तत्काल जो है उसको तो निलंबित कर दिया है, वैभव प्रताप को, क्योंकि वो क्राइम सीन पे वहाँ रहा है लगातार। और जैसे ही 18 तारीख को ये घटना हुई तो ये उसके बाद छुट्टी पे चला गया था। वहाँ पे 18 तारीख को शाम को एक काली रंग की वर्ना कार वहाँ पे आई थी और ये जानकारी मिली है कि इसके पास एक कमरा आरक्षित रहता था उस रिजॉर्ट में, वैभव प्रताप के, और इसके लोग वहाँ पे आते थे और वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती थी लड़कियाँ, उनको भी प्रेशराइज किया जाता था कि वो जो कस्टमर है उन्हें ऑब्लाइज करें और तरह तरह से ऑब्लाइज करें। और यही दबाव अंकिता पर भी बनाया जा रहा था और उसी का प्रतिरोध करते हुए अंकिता को इन्होंने इतना परेशान किया कि जब वो नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को लेके जो धामी जी का आज आश्वासन मिला है तो थोड़ा सा हमें भी लगा है कि कुछ पॉजिटिव आगे होगा, कुछ पॉजिटिव आ गया होगा। विजय रावत जी से बात करेंगे। विजय रावत जी भी वो शख्स हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। रावत जी, बहुत सारी चीजें इस केस में देखने को मिली। आप लगातार परिजनों के साथ जुड़े हुए हैं। अभी क्या परिजनों का हालत है, क्या उनसे बातचीत हुई है? कुछ वहां से भी कुछ निकल के आया है, मुझे पता चला है। अभी जो मैंने परिजनों से बात करी थी, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये थी जिस कारण जो अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जा रहा था जो अंकिता है, तो पीएम रिपोर्ट सबसे पहले उसमें आनी थी। तो इंतजार था कि कल शायद पीएम रिपोर्ट आ जाती। मेरी देर से रात उसमें बात हुई थी और एक प्रेस नोट भी पुलिस की तरफ से जारी हुआ था कि पीएम रिपोर्ट हो गई है, उनके घर वालों को बता दिया गया। तो मेरी कल उनके घर वालों से बात हुई, उनके भाई से बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि पुलिस ने अभी मना किया है, केवल वर्बली उनको बताया है और वर्बली उनके कितने समझ में आया है कि नहीं आया है। और जो हमारे सूत्र हैं वो कहते हैं कि पीएम रिपोर्ट में जो एक हम लोग जो सब सोच रहे थे कि आखिर इसमें हुआ क्या होगा, क्या उसके साथ रेप हुआ या उस प्रकार की कुछ हुआ, तो जो अभी तक उन्होंने बताया है, जो इनपुट इसमें मिले हैं सूत्रों के आधार पे, तो ऐसा अभी कुछ उसमें नहीं है जो पीएम रिपोर्ट में है, जो हमारे सूत्र हमें कहते हैं। तो इस प्रकार पे ये है। तो पुलिस को मेरे ख्याल से पीएम रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसे सार्वजनिक कर देनी चाहिए, क्योंकि लोग काफी इंतजार कर रहे हैं उसमें कि आखिर उसमें हुआ क्या था। अभी तो बर्बली हम लोगों को पता चला है मौखिक तौर पर, जो हमारे सूत्र जो हमें बताया है कि उसमें कुछ इस तरीके का खुलासा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि पुलिस को भी ये सब चीज सार्वजनिक कर देनी चाहिए। और दूसरी जो उनके
पिताजी पर इल्जाम लग रहे थे कि पिताजी ने 1 करोड़ रुपए की मांग ली। कई सोशल मीडिया पे इस प्रकार का आ रहा था कि पिताजी ने इतने पैसे ले लिए, उनके पिताजी को उल्टा सीधा भला बुरा किया जा रहा था। तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा अपनी पब्लिक को, भाई एक पिता ने अपनी बेटी खोई है 19 साल की, शायद उनका जो दुख है वो हम और आप लोग उस दुख को शायद समझ नहीं पाएंगे। हालांकि दुख तो सबको है, और मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे उसके पिताजी को गाली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि वो बिक गए हैं, उसके पिताजी इस तरीके के हैं, 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है, और जो उसके भाई है उसको क्या कहा जा रहा है कि नौकरी उसको लगाई जाए तब उसके बाद होंगे, इतने ज्यादा लालची हो गए हैं। तो उसके पिताजी खुद मेरे से इतने भावुक होकर उन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूं कि मैंने नहीं किया है कोई भी डिमांड इस तरीके का जो आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए लांछन। तो मैं पब्लिक को भी कहूंगा कि वो एक बहुत गरीब परिवार है, वो कभी उन्होंने आज तक कैमरे का तक सामना नहीं किया है, इन चीजों में पड़े नहीं है। इस प्रकार की गलतफहमियां ना फैलाएं, क्योंकि ये बहुत भावुक करने वाले क्षण है, हृदय विदारक क्षण है। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। मैं तो उसके पिताजी की हिम्मत की दाद देता हूँ, जो लगातार मीडिया के सामने भी तक आ रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, और लगातार लोगों के फोन भी वो बातचीत कर रहे हैं, कितने मेंटली प्रेशर में वो होंगे, उन्होंने अपनी एक जवान बेटी खोई है। तो इस प्रकार की शायद हरकतें ठीक नहीं है जो ये बातें कह रहे हैं 1 करोड़ की है, वो करोड़ की। लेकिन दुख इस बात का है, उनकी माताजी का वीडियो हमारे पास आया था, आपने देखा होगा, पर्वतजन ने सबसे पहले फ्लैश किया था कि उनके माताजी को बताया नहीं गया, उनकी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया सब चीजें। तो मेरे को लगता है कि उनके माताजी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, उनके जो बेटी का अंतिम संस्कार हो, कम से कम एक बार लास्ट बार तो अपनी बेटी को वो देख लेती। तो ये सब चीजें अपडेट है उनके यहाँ से। जी मीनाक्षी, जिस तरीके की अभी बात करी विजय रावत जी ने कि सोशल मीडिया पे उनके पिताजी को काफी गालियां दी जा रही है, उल्टा सुल्टा कहा जा रहा है, उसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि कुछ पोस्ट मैंने भी ऐसे देखे हैं जिसमें लिखा गया है कि 19 साल की लड़की की कमाई खाने वाला बाप और भाई। ये शर्म आती है उन जैसे लोगों की सोच को। मतलब लिटरली आप इस तरीके की बात एक पिता के लिए बोल रहे हैं जिसने अपनी 19 साल की बेटी खोई है, जिसने अपने घर का एक चिराग खोया है, उसके लिए आप इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी की कमाई खाता था। शायद मुझे लगता है बेटियों को पढ़ाया इसीलिए जाता है कि वो हेल्पिंग हैंड बन सके अपने परिवार का। अगर वो बेटी कमाई करके अपने परिवार को खिला रही तो उसमें कोई गलत नहीं है। मैं उसको भी कोट करूंगा मीनाक्षी, जो एक कोई बिपिन कर्नवाल करके है, आरएसएस के कोई नेता है, उन्होंने इतनी अभद्र भाषा लिखी है। आंसू भाई इस बारे में आप भी कमेंट करना। उन्होंने लिखा है इसमें कि मैं इसलिए कैंडल मार्च या बाजार बंद कराने के लिए नहीं गया था, भाई 19 साल की लड़की की कमाई खाता हो, मतलब अपने बच्ची को कोई बाहर भी नहीं भेज सकता। भाई गरीब परिवार की थी और लड़की इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और बोल रहे थे कि कमाई खाना चाहता था। और उसके अलावा वो लिखते हैं अपने उसमें, जिसकी बेटी और बहन सुनसान जंगल में रिजोर्ट में काम करती हो, जहां अय्यासी होती हो, कांड होने के बाद जिस बाप को उसकी लड़की का जम्मू वाला फ्रेंड आकर आंखें खोलता हो। सबसे बड़ा गुनहगार तो ऐसी लड़की का बाप है जो कच्चा दूध भूखे बिल्लों के सामने रख दे। उनके लिए क्या सड़कों पर चिल्लाना, जो बाद में लड़की की लाश भी बेच दे। हजारों भावुक भाई बहनों को झंड कर दिया। ये वहां से आरएसएस से आते हैं, बिपिन कर्नवाल इनका नाम है। तो ये देखिए कितनी शर्मनाक करने वाली पोस्ट इन्होंने डाली है। आज हर किसी का सर झुक गया है कि ऐसे भी लोग हैं। आज पूरा उत्तराखंड सपोर्ट में है, पूरा देश सपोर्ट में, और वहीं आरएसएस से ऐसे लोग आते हैं। तो ये तो आरएसएस को भी बदनाम कर रहे हैं इस तरीके की पोस्ट डाल के, और मतलब ये चाह रहे हैं कि कोई बाप अपनी बेटी को इस तरीके से नौकरी पर ना भेजे। बाकी कमेंट आप आंसू भाई से ले लीजिए इस बारे में। जो बिपिन कर्नवाल जो भी हैं, चाहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हो, चाहे किसी भी संघ से हो, देखिए जो चीज आपने कह दी है और जिस तरह से उत्तराखंड का बच्चा आंदोलित है, उस हिसाब से आपने जो ये वक्तव्य दिया है, कहीं आप लोगों की भीड़ के बीच फंस गए तो आपके साथ क्या होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए आप जन भावनाओं से खेल रहे हो। क्या अंकिता के रूप में आपको अपनी बेटी नहीं दिखाई देती? क्या आपकी बेटी कल पढ़ाई लिखाई करके परिवार के लिए कुछ करेगी तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? कैसी बात करते हो आप? पढ़े लिखे भी हो या अनपढ़ जाहिल हो आप? और मैं आरएसएस संगठन के जो उच्चासीन लोग होंगे, उच्च स्तर पे जो इनके पदाधिकारी होंगे, उनसे निवेदन करूंगा कि तत्काल इनको अपने संगठन से बाहर करिए आप। ये तो आपने कबाड़ आरएसएस में रखा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, क्या मतलब एक मजाक बना दिया आपने इतने बड़े संगठन का, जिसका कि राष्ट्रीय स्तर पे नाम है। मैं ये नहीं कहता कि आरएसएस में सारे लोग गलत हैं, किसी भी संगठन में सारे लोग गलत नहीं होते, किसी भी पार्टी में नहीं होते। इसी तरीके से आरएसएस में भी कुछ गंदे लोग हैं, इन्हें निकाल बाहर किया जाना चाहिए और उसके बाद जनता इनको बताएगी इनकी औकात क्या है।
और मैं तो कहूँगा कि सोशल मीडिया में इनको जम के ट्रोल किया जाए। जिस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पे गंदा बयान दिया है, मेरे जितने उत्तराखंडी भाई बहन हैं इनको टारगेट करें, और इतना टारगेट करें कि इनकी इतनी बेइज्जती हो सोशल मीडिया में कि दोबारा इस तरह की पोस्ट डालने की किसी बच्ची के बारे में, किसी महिला के बारे में हिम्मत न करे। यही इनका फिलहाल इलाज है। अगर ये इससे आगे बढ़ते हैं तो इनका अंजाम क्या होगा, मेरे ख्याल से जो मैंने अभी 2-3 सेंटेंस कहे हैं कि अगर किसी भीड़ के बीच में फंस गए तो मॉब का जो इंसाफ होगा उसमें फिर कानून भी इनकी मदद नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात यहाँ पर की है। और इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और कहना चाहूंगी। आरएसएस की बात यहाँ पर को आई है। आप इसलिए भीड़ का हिस्सा नहीं बने क्योंकि आपको भी पता था वो भीड़ उस वक्त आरएसएस के उन सभी लोगों से नाराज थी। वो भीड़ उन लोगों से नाराज थी जो कहीं ना कहीं पुलकित आर्य जैसे, विनोद आर्य जैसे इन लोगों के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ था। इसीलिए आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बने। इसलिए नहीं बने कि आपको कहीं पर ये लग रहा था कि उसके पिता की कोई गलती है या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। आप भीड़ का हिस्सा सिर्फ अपने बचाव के कारण नहीं बने। और आज आप पोस्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के अब गले तक आ गई है। अब आपके गले तक आ चुकी है। अब आप अपने को जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके की दकियानुसी बातें कर रहे हैं। जहां आपको अंकिता भंडारी के लिए खड़ा होना चाहिए था, वहां पर आप अब इस तरीके की घटिया बातें लिख रहे हैं उसके पिता के बारे में। कुछ कमेंट्स मैंने और भी देखे थे जिसमें उनकी माँ के बारे में भी कि आप पता नहीं था कि बेटी कहाँ जा रही है। अरे भाई, आपको पता था कि आपके घर वाले कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारे कॉमेंट्स इस तरीके से सोशल मीडिया में मिल रहा है। और मैं उन तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को कहना चाहूंगी, अगर आपको इस तरीके के कॉमेंट्स दिखाई देते हैं ना, उन कमेंट्स को रीकमेंट कीजिए। भर भर के जो आपके मन में गुबार है, गालियां आप लोगों ने सीखी हैं, लिखिए उन्हें गालियां, और जरूर लिखिए ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके जो उत्तराखंड के मान सम्मान के साथ इस तरीके से खेल रहे हैं। एक बेटी के साथ गलत होता है और आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और फिर कहते हैं कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं। विजय रावत जी से जानूंगी यहाँ पर को। विजय रावत जी, अब धमकियों का सिलसिला आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं भी ऑफिस आई थी, उस वक्त भी आपको एक कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि मैं पीए बात कर रहा हूँ किसी सीएम का। कौन था, क्या था, कुछ आप बता सकते हैं? अब पता नहीं, ऐसे आंसू भाई को ये फोन आया था कि मैं किसी पीए का, मुख्यमंत्री का पीए बात कर रहा हूँ। और लगातार मेरे को तो बड़ा ताजुब हो रहा है कि लगातार रात भी एफआईआर आशुतोष भाई ने करी है उनके खिलाफ, और उसके बाद आज नवल खाली जो पहाड़ टीवी के संपादक हैं उन्होंने भी आज एफआईआर करी है उनके खिलाफ। उसके बाद भी लगातार फोन आ रहे हैं। क्या इन लोगों को डर नहीं बचा है बिल्कुल शासन प्रशासन का? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया? मैं तो ये समझता हूँ कि लगातार जिन पत्रकारों ने मुद्दा उठाया है, कम से कम अगर ये कोई इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है तो सार्वजनिक तो कीजिए। कम से कम एक कोई मंत्री को आप कुछ लिख दीजिएगा कॉमेंट में तो उसके घर पुलिस पहुंच जाती है तुरंत। तो क्या इनके पास अपने सिस्टम नहीं है? कहाँ गई इनकी जो पूरी टीम है, जो पूरी टीम इस तरीके को देखती है? कम से कम ये देखेगा कि इस प्रकार की हरकत आखिर कौन कर रहा है। अगर इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है भी किसी का तो सार्वजनिक कीजिए इन सब चीजों को। लॉ एंड ऑर्डर, तभी तो लोगों को विश्वास होगा आप लोगों के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, तभी विश्वास होगा। लेकिन मैं बड़ा ताजुब हूं इस बात को लेकर कि कल एफआईआर होने के बावजूद भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। आंसू भाई ने एफआईआर दर्ज करी, नवल भाई ने इसके ऊपर आज एफआईआर दर्ज करी अलग अलग से। और मुझे तो लगता है सबसे पहले तो आंसू भाई को प्रोटेक्शन वगैरह भी मिलना चाहिए इन सब चीजों को लेकर। मैं यहाँ पर ये चीज कोट करना चाहूंगी इन दो पत्रकारों को डेफिनेटली, क्योंकि इन दोनों ने मामला उठाया है, अपनी जान जोखिम में डाली है भाई, डाली है। तो इसीलिए इन दोनों पत्रकारों को मिलनी चाहिए प्रोटेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जान का, इनके परिवार को कोई किसी तरीके की हानि ना पहुंचे, इस बात की जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। पुष्कर सिंह धामी जी, अगर हमें सुन पा रहे हैं, अगर हमें सुन रहे हैं, अगर हमारी आवाज वहां तक जा रही है, तो इन दो पत्रकारों को प्रोटेक्शन देने की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और डेफिनेटली इन दो पत्रकारों को प्रोटेक्शन मिलनी भी चाहिए। आशुतोष जी, अभी जिस तरीके का अभी माहौल बन गया, बैक टू बैक आपको कॉल्स आ रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो कॉल अभी आया था तो ये अपने को पीए बता रहे थे सीएम के। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई नाम बताओ, आप सीएम के पीए हो तो आप नाम बता दीजिए कि कौन हो आप। तो ये नाम नहीं बता रहा था और फिर ये बदतमीजी कर रहा था। मतलब कुल मिला के ये टारगेट ये कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी केस में हम आगे काम ना करें। तो मुझे तो यही लगता है कि ये वही लोग होंगे जो दिक्कत में आ गए हैं और जिन्हें आगे जेल में जाना है। फिर कुछ लोग तो चले गए हैं जेल में। अब वो काली वरना में कौन आया था वीआईपी, उसको भी जेल जाना है। आपने उसको ये भी बोला था कि आपको एफआईआर कराइए, उसमें नाम भी आपका डाल देंगे, उसका नंबर भी हम लोग सार्वजनिक कर सकते हैं।
तो उसको मैंने ये तक कहा कि कल जो मैंने एफआईआर की थी उसमें कुछ नंबर मैंने डाले हैं, अब मैं तुम्हारा नंबर भी डाल दूंगा। तो उसको खौफ नहीं है। तो मैं डीजीपी उत्तराखंड से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से लगातार ये कॉल आ रही है, कल बम्बई से 2 कॉल आई थी। ये लोग पुल की तारे के नाम से ही कॉल कर रहे हैं ना? ये कल तो एक विनोद आर्य कह रहा था कि मैं विनोद आर्य बोल रहा हूँ। अच्छा। तो वो विनोद आर्य तो वो तो नहीं रहे होंगे पुलकित के फादर, ये जो भी हैं, कुल मिला के ये वही पक्ष कहीं ना कहीं है, या अगर वो पक्ष नहीं है तो एक ऐसा पक्ष हो सकता है जो लगातार इस चीज को उकसाना चाहता है और लोगों में इस तरह की भावना पैदा करना चाहता है कि सरकार की भी बदनामी हो। क्योंकि अगर इसमें कोई नतीजा नहीं आता, एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता और न्याय नहीं मिलता अंकिता को, तो धामी सरकार की भी बदनामी होगी। आज हम धामी जी से जब मिले तो धामी जी को हमने ये भी बताया कि धामी जी, इस मामले में अगर न्याय नहीं मिला तो ये सीधे सीधे आपकी बदनामी होगी। आपको टारगेट किया जाएगा कि धामी जी की हिला हवाली रही, रिजॉर्ट तोड़वा दिया। धामी जी ने अभी हमें बताया, धामी जी से फेस टू फेस हमारी बात हुई। धामी जी ने कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि उस रिजॉर्ट की जो अवैध बाउंड्री है उसे तोड़ दीजिए, जिससे कि जन भावनाएं जो भड़की हुई थी उसको थोड़ा सा शांत किया जाए कि चलो कुछ तो तोड़ा। अब उसका मतलब रेणु बिष्ट जी ने ये निकाल लिया कि पूरा रिजॉर्ट ही तोड़ दो, पूरा क्राइम सीन ही खत्म कर दो। तो देखिए ये गलत चीज है और इतनी अज्ञानता एक विधायक के अंदर होना भी एक लोकतंत्र में एक मजाक है कि एक विधायक को अगर इस तरह का पता नहीं है कि क्राइम सीन को डैमेज नहीं करना है, तो ये बड़ा हैरानी भरा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं। धामी जी से इस बारे में भी बात हो गई है कि ये वैभव प्रताप की क्या भूमिका है। ये 4 दिन से गायब था, सरकारी जमीनों पर वहां कब्जा करवा रहा था। डीएम पौड़ी के पास इसकी एक पुरानी सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की एक जांच है जिसमें इस पे कार्रवाई होनी है, तो वो लंबित है। तो मेरे ख्याल से सीएम ऑफिस से आज फोन चला जाएगा डीएम पौड़ी जोगदंडे जी को कि भाई उसमें क्यों कार्रवाई आपने नहीं की। तो तमाम जो वैभव प्रताप के काले कारनामे हैं, जो पटवारी वही उसी का नाम मैं ले रहा हूँ, काली वरना जो वहां आई वो किसकी थी, वो जो स्थानीय ग्रामीण लगातार इनपुट दे रहे हैं कि वहां पे अवैध गतिविधियां होती थी, जमीनों पे कब्जा वहां पे होता था, नशे का कारोबार वहां पे होता था और लड़कियों से वैश्यावृत्ति वहां पे करवाई जाती थी जबरन। तो ये सारे फैक्ट्स मिल गए हैं और एक तरह से वो वैश्यावृत्ति और अपराधों का एक अड्डा था, सरकारी भूमि पर कब्जे करने का एक अड्डा था और ये दलाल के रूप में वहां वैभव प्रताप जो पटवारी है वो काम कर रहा था। इसके काफी एविडेंस मिल चुके हैं और इसे निलंबित करने के आदेश भी सीएम धामी जी ने कर दिया है। तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि कहीं ना कहीं वो आगे आए हैं हमारी बात सुन के, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि आगे अगर कोई ऐसी बात होती है, क्या कोई ऐसा इनपुट आपके पास होता है जिसे पुलिस नहीं सुन रही है, जिसे प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो वो सीधे हम धामी जी को बताएं। तो ये बहुत बड़ी बात सीएम साहब ने की है कि वो उन्होंने हमें इतनी इजाजत दी है कि हम उनसे सीधे संवाद कायम कर सकें, इनपुट उन्हें दे सकें। तो अब थोड़ा सा निश्चिंत रहना चाहिए हमारे प्रदेश के लोगों को भी, क्योंकि हम पे विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और सीएम ने हम पे भी कहीं विश्वास व्यक्त किया है। तो आपकी जो भी ग्रीवेंस हैं, जो भी चीजें हैं, वो फैक्ट्स हैं, वो आप हमें दे सकते हैं और हमारे माध्यम से वो सीएम साहब तक पहुंचेंगे और सीएम साहब तक जब पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से उसमें न्याय होगा। वो भी चाहते हैं कि इसमें न्याय हो जाए। जो उनसे बातचीत हमारी हुई तो लगा कि वो वाकई इसमें न्याय चाहते हैं, वाकई न्याय चाहते हैं। और एक चीज अभी निकल के सामने आई है, क्राइम सीन को तोड़ने के लिए सीएम धामी ने नहीं कहा था, ये वहां के विधायक की गलती थी, रेणु जी की गलती थी। इस पे आप कुछ क्या कहेंगे, क्योंकि क्राइम सीन ही नष्ट कर दिया गया है, तो अब वहां से जो सबूत हैं वो भी कई हद तक खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है कि सबूत रख लिए गए थे, ये सब कुछ। देखिए मीनाक्षी, ऐसा है कि जब हम लोग वहां पहुंचे थे कल ऋषिकेश में, 21 तारीख की तकरीबन ये बात होगी, 21 या 22 को होगा शायद, आशु भाई जी हम लोग गए थे, तो उसमें वहां पर बहुत भीड़ थी, लोगों में उबाल था। लोग चाह रहे थे कि कोई जनप्रतिनिधि वहां पर हो, क्योंकि उस समय लगातार जो आरोपी है उनको पकड़ने की डिमांड वहां पर चल रही थी। आरोपी पकड़े नहीं गए थे, पुलिस के पास तुरंत केस ट्रांसफर हुआ था। लेकिन वहां पर जो यमकेश्वर की विधायक का जो आज जिक्र आ रहा है, जिसने रातों रात उसी रात को वहां पर जो बुलडोजर जो उसने चला दिया था, वो वहां पर नहीं पहुंची। जिस समय जरूरत थी एक्चुअल में वो वहां पर नहीं पहुंची, लोगों के बीच, उसके परिवार के बीच नहीं पहुंची। वो खुद बीजेपी के विधायक हैं, रेणु बिष्ट जिनका नाम है। लेकिन रात में हमें खबर आती है कि पूरा रिजॉर्ट उन्होंने तोड़ डाला। तो इस चीज को हम क्या समझे, और जब अगले दिन हम पता करते हैं कि प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी, तो आप खुद बताइए क्या विधायक के पास ये पावर है, पावर ऑफ अथॉरिटी है कि वो जाकर खुद बुलडोजर जाकर खुद तोड़ दे, और वहां पर जाकर 3 बजे वहां पर बाइट भी दे रही है मीडिया को। तो सबसे पहले तो उस विधायक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने सीएम धामी से हमने
ये मांग भी करी है कि जो रेणु बिष्ट है उनके ऊपर भी आप कार्रवाई कीजिएगा। ये केवल इसलिए कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी पार्टी की विधायक है, उसकी भी कार्रवाई की है क्योंकि क्राइम सीन को उन्होंने छेड़छाड़ करने की उसके साथ कोशिश की है। हालांकि अगर चलो कह भी दें कि प्रशासन के उसके बाद आया था बयान कि हम लोगों ने क्राइम सीन पे फोरेंसिक जांच वगैरह वीडियोग्राफी वगैरह कर दी थी, लेकिन उसको नष्ट करना कहां तक उचित था जब इसका पूरा प्रकरण चल ही रहा है अभी तक, तो इतनी जल्दी में क्यों थी प्रशासन? तो सवाल ये उत्पन्न आता है, क्या इतना कोई विधायक बेवकूफ कैसा हो सकता है यार? इंटेंशनली ये किया गया काम है जी। मनीषा जी, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ, मीनाक्षी जी सॉरी, कि इसमें जो है क्राइम सीन केवल ये इस केस का, अंकिता केस का ही नहीं है, ये तमाम वहां पे जो पहले क्राइम हुए हैं, जो वहां से 3 से 4 लड़कियां मिसिंग हैं, उनके साथ वहां पे क्या हुआ, जिस तरह से लोगों ने बताया है कि वहाँ जो आयुर्वेद की जो फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री के नाम पे वो जमीन वहाँ पे उनको आवंटित हुई थी डॉक्टर विनोद आर्य को, वहाँ पहले तो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर वहाँ पे भट्टियां हैं, वहाँ पे गटर है, वहाँ पे तमाम बॉयलर हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ पहले भी आपने कई क्राइम में सुना होगा कि बॉडी उसमें डाल दो तो पता भी नहीं चलेगा बॉडी गई का। तो जो 4 लड़कियां मिसिंग है उनका भी वो क्राइम सीन है, केवल अंकिता केस का ही मामला नहीं है। अन्य लड़कियां जो हैं जिनका थाना लक्ष्मण झूला में एक लड़की जिसकी गुमशुदगी की एफआईआर वहां पे दर्ज है, उसमें कुछ निकल के नहीं आया है। कुछ लड़कियां पहले जिनका कुछ अता पता नहीं है कि वो गई कहाँ। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि उस फैक्ट्री में जो महिलाएं काम करती हैं वहां पे, उनको भी पुलकित आर्य और इनके साथियों द्वारा उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, उनको भी कस्टमर्स को पेश किया जाता है। अब इन सारे चीजों की जांच तभी हो पाएगी ना, अब जब उस क्राइम सीन को, वो फैक्ट्री, वो कमरे, वो रिसेप्शन, वो टॉयलेट्स, वो सारा आप सुरक्षित रखेंगे, तभी तो आप फॉरेंसिक जांच कर पाएंगे। और ये अगर हमारी पुलिस नहीं कर पा रही तो सीबीआई की जांच भी हो सकती है इसमें। देखिए बहुत बड़ा खुलासा इसमें हो सकता है। और जिस तरह से ये क्या नाम इनका विपिन कर्नवाल जी, ये जो आरएसएस के बता रहे हैं, ये सुनने में आया कि आरएसएस के कुछ गंदे लोग, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं, आरएसएस वाले मुझसे नाराज ना हो, आपके संगठन के गंदे लोग, कीड़े, गंदगी जो है वो वहां जाती थी, वो वहां पे वैश्यावृत्ति जो चलती थी उसमें वहां जाते थे, उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे आपके संगठन के लोग। तो ये लोग वही गंदे लोगों में से होंगे, विपिन कर्नवाल जैसे, जो कि उस रिजॉर्ट में जाते थे। तो इनको अब दिक्कत हो रही है, तो इन कबाड़ों को, इनका खुलासा होना चाहिए। धामी जी से भी हमने कहा है कि जो भी इसमें अपराधी है, चाहे वो मंत्री है, विधायक है, आरएसएस का कोई बड़ा पदाधिकारी है, उसको नंगा करके सामने रख दीजिए कि ये है, जिससे कि एक सफाई अभियान संगठनों में, बीजेपी में और पॉलिटिकल पार्टीज में, सोशल डोमेन में सफाई अभियान हो जाए। जिस तरह से यूके SSSC में एक तरह से सफाई अभियान चलाया है कि भाई 40-50 लोग पकड़े गए, कहीं ना कहीं खौफ पैदा हुआ है कि इस तरह से बेरोजगारों के साथ इस तरह से मत करो कि वो बेचारे साल भर पढ़ाई कर रहे हैं और तुम सेटिंग करके किसी और ही को जॉब दे रहे हो। तो ये सफाई अभियान न केवल रोजगार में चाहिए, नौकरियों में चाहिए, ये हर संगठन में सफाई अभियान चाहिए। हम तो कहेंगे पत्रकारिता में भी चाहिए। अगर हमारी बिरादरी में भी गंदे लोग हैं तो निकाल भारी करिए भाई, सबको आप ब्लैकमेलर क्यों कह रहे हैं? जो है उसे नंगा करिए कि ये है भाई। बाकी जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको आप प्रोत्साहित करिए, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो वकील है, चाहे वो नेता है, चाहे वो संगठन का पदाधिकारी है, किसी भी पार्टी का है। अच्छे को अच्छा बोलिए, बुरे को बुरा बोलिए और खुल के बोलिए, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा, प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि जहां पर जो गलत दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ बोलिए, आप लोग चुप मत रहिए। तो अंकिता भंडारी केस में अब क्या कुछ है ये आप लोगों ने जाना। सीएम धामी से जब इन 2 पत्रकारों की बातें हुई तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आए, चाहे वो पटवारी को लेकर हो, उसके निलंबन को लेकर हो, चाहे बात ये हो कि इन दोनों का प्रोटेक्शन इसको लेकर हो, क्योंकि इनको भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे कहने पर पटवारी का उन्होंने तुरंत निलंबन किया। हमने उनसे बोला कि मैंने कहा मेन जो कल्पिट है तो ये भी है, अगर आपने दूसरे पटवारी को निलंबित किया है तो इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके संबंध जो पुलकित आर्य है उससे समझे जा रहे थे। तो धामी जी ने तुरंत हमारे सामने ही वो ऑर्डर उस समय किया। अच्छा विजय रावत जी, एक सवाल और मेरे दिमाग में है, जिस वीआईपी को कॉम्प्रोमाइज की बात की गई थी अंकिता से, क्या उसका नाम सामने आ पाया अब तक? अभी तक वही तो जांच का विषय है। उसीलिए हम कह रहे हैं, जो रेणु बिष्ट को हम बार बार कोट कर रहे हैं कि भाई अभी उसमें बहुत कुछ खुलासा होना बाकी था। अभी वो वीआईपी कौन थे, उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है। आजू भाई ने भी बताया कि उसके अंदर फैक्ट्रियां थी, किसकी सेम थी, किसकी वो वर्णाकार थी, पटवारी और इस पुलकित आर्य का संबंध क्या था, कौन कौन से वो लोग थे, कौन वीआईपीज वो थे, क्या वो किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग थे, वो उनके चेहरे भी सामने आने चाहिए थे, क्योंकि अभी वो बहुत कुछ उस रिजॉर्ट से मिल सकता था।
तो इतनी जल्दी में क्या थी? क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? क्योंकि इतनी, मुझे तो नहीं लगता कि इतना बेवकूफ कोई विधायक हो सकता है। ये इंटेंशनली किया गया है बिल्कुल, और अगर वो इतना बेवकूफ है तो वो विधायक बनने के काबिल नहीं है। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे हैं अंकिता हत्याकांड में, और जो विधायक है उनका नाम सबसे ऊपर अब इसीलिए आता है क्योंकि एक क्राइम जो सीन जहां पर होता है उस जगह पे ना छेड़छाड़ होती है। आपने भी देखा होगा, कई बार आप सावधान इंडिया CID देखते होंगे तो आगे पीछे आप देखते हो उस जगह पे कोई जाता ही नहीं है, उस जगह को ही आप नष्ट कर दे रहे हैं। तो भैया जांच कहां पर होगी? आगे कैसे पुष्टि हो पाएगी कि हाँ इस जगह पे ये सीन हुआ था, ये हुआ था? कैसे कड़ियां जुड़ पाएंगी? आप खुद विचार कीजिए, आप एक जगह की विधायक हैं, यमकेश्वर की विधायक आप हैं, आपके पास इतनी बुद्धि उस समय नहीं थी, एक महिला होने के नाते वो हृदय आपके पास नहीं था कि आप वो चीजें समझ पाए। तो फिर आप धामी सरकार को सोचना चाहिए कि क्या ऐसा विधायक आपकी पार्टी में रहने लायक है? ये बात आप धामी सरकार को सोचनी चाहिए कि इतना दिमाग तो आप धामी सरकार के पास भी होगा कि जो क्राइम सीन नष्ट कर सकता है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को नष्ट नहीं कर सकता? अब ये धामी सरकार के ऊपर है। ये बात आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उठाई है कि ये जो बुलडोजर जिसने चलाया है, कौन वो लोग थे, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि बुलडोजर किसकी परमिशन पे चलाया। जब प्रशासन को पता नहीं है तो बुलडोजर चलाने वाले की भी जांच होनी चाहिए, जो JCB वगैरह वहां पर चली है। ये खुद आज जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने कल इस बात को कोट किया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। मैं इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर उस बुलडोजर वाले को बुला लिया जाए और उससे तहकीकात की जाए कि भाई रेणु बिशी ने आपको क्या आदेश दिए थे, क्या अंकिता का कमरा सबसे पहले तोड़ना जरूरी था? क्योंकि जो विजुअल्स हमने देखे, अंकिता का कमरा तोड़ रहा था वो JCB सबसे पहले। तो उस अंकिता के कमरे से आपको क्या दिक्कत थी? सबसे पहले आपने उसे तोड़ा। भाई जो क्राइम सीन था उसको सबसे पहले डैमेज कराया। तो अगर उसको पकड़ लिया जाए, उस JCB ऑपरेटर को, बहुत आसान है भाई, हम तो पत्रकार होते हुए ये क्लू आपको दे रहे हैं, पुलिस वाले जाएं उसे पकड़े, उसकी कमरे में लाके उसका इन्वेस्टिगेशन करें, वो साफ बोल देगा कि किसके आदेश पे मैंने तोड़ा और किसने उसको परमिशन दी वहां पे आने की। देखिए, कहीं भी JCB लगाने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है कि तब जाके SDM के आदेश होंगे, DM के आदेश होंगे, तब आप JCB लगाएंगे। JCB बिना इजाजत लगने पर ही लाखों रुपए का जुर्माना सामान्य लोगों को हो जाता है, सभी को पता है, ये कानून है। तो ये बड़ा मजाक सा है कि एक विधायक इस तरह से करती है, DM मना कर रहे हैं कि हमने आदेश नहीं दिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने JCB वाले को पकड़ लिया, वैभव प्रताप से ढंग से पूछताछ हो गई, उसकी कॉल हिस्ट्री निकाल दी, एक हफ्ते की 18 तारीख से अब तक कौन कौन नंबरों पे बात होते थे, किससे बात होती थी, तो लंबी लंबी जो कॉल होंगी जिनसे ज्यादा बात हुई थी उनको फिर ट्रैप किया जाए, चाहे वो रेणु बिष्ट जी हैं, चाहे वो विनोद आर्य है, चाहे पुलकित आर्य। अगर इनकी वैभव प्रताप की लगातार पुलकित आर्य के परिवार से, पुलकित आर्य से, विनोद आर्य से, रेणु बिष्ट से सबसे बात हो रही है, तो इनको भी बुलाया जाए, फिर रेणु बिष्ट को भी बुलाया जाए, इनको भी बुलाया जाए, विनोद आर्य जी को। 2 मिनट में सारा खुलासा हो जाएगा। ये तो हम बता रहे हैं कि हम जो पत्रकार हैं, हम पुलिस वाले, इन्वेस्टिगेशन वाले नहीं है, इतना क्लू तो हमने दे दिया। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूं आपसे कि मैं अब ये चाहता हूं कि अब तक हम जो 2 मर्द पत्रकार हैं, हमने जो भी चीजें कर पाए हैं, अब महिलाओं की भी तो जिम्मेदारी है। महिला पत्रकार इस प्रदेश की कहां है? मुझे आज तक कोई महिला पत्रकार मुखर रूप से इस मामले को उठाते हुए मीनाक्षी नजर नहीं आई। क्यों हुआ ऐसे? आप जरूर उठाती हैं, लेकिन आप भी चिन्हित करिए, ढूंढिए उन्हें और उन्हें फोन करिए उन पत्रकारों को। महिलाओं की अस्मिता का सवाल है और महिला ही नहीं बोलेंगी। हमारे गांव की महिला बोल रही है, बेचारी अनपढ़ है लेकिन फिर भी आंदोलित है। आप तो पत्रकार हैं, वकील, बड़ी बड़ी वकील हैं, इस शहर में भी हैं। रजिया बेग जी हैं, आम आदमी पार्टी की हैं। कहाँ है रजिया बेग जी? बड़ी बड़ी वकील हैं, बड़ी बड़ी पत्रकार हैं, नेता भी हैं। खासतौर पर मैं तो बीजेपी के नेताओं को, जो महिला नेत्री हैं, उनको टारगेट करूंगा। कहाँ है वो? कांग्रेस की कुछ महिलाएं बोल रही हैं, लेकिन सबको बोलना पड़ेगा भाई। यूकेडी वाले भी बोले, पार्टी की बात ही कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे तो महिलाओं की अस्मिता का सवाल है, पहाड़ की बेटियों की अस्मिता का सवाल है। क्या आप लोगों की बेटियां नहीं है? आप एक बार रात को सोते समय इमेजिन कर लीजिए कि अंकिता की जगह आपकी बेटी है। मैं कह रहा हूं कि आपको नींद नहीं आएगी। फिर उसके बाद आप इतना कर लीजिए, आपको अपने दायित्वों का पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। बिल्कुल। तो काफी गुस्सा आशुतोष जी में आप देख पा रहे हैं, महिलाओं को लेकर भी गुस्सा है कि महिला होकर महिलाओं की आवाज क्यों नहीं उठा रहे। उन्होंने यहाँ पर पत्रकारों को भी कोट किया है, झकझोरने की कोशिश की है यहाँ पर उन तमाम महिलाओं की आत्मा को भी। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को ऐसे ना दबने दिया जाए।
जिस सही रास्ते पे मुद्दा चलकर अंकिता को जिस तरीके से न्याय मिल सके, उसमें हम लोग सब सामने खड़े हैं। विजय रावत जी, आशुतोष जी, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, मैं तहे दिल से इन दोनों का शुक्रिया करूंगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि विजय रावत जी पर्वतजन के संपादक हैं, बल्कि इसलिए कि महिला सम्मान की जब भी बात आती है तो मैंने कई बार विजय रावत जी को देखा है, मेरे लिए भी स्टैंड लेते हुए देखा है। तो इसलिए भी मैं सम्मान करूंगी इन दो पत्रकारों का, और उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी अपनी आसपास की महिलाओं का सम्मान करें, ताकि कोई और अंकिता इस तरीके से निकल के ना आए। तो अभी जितने सारे क्लू इन्होंने दिए हैं, आप लोगों को पता चला, सीएम से बात होकर बहुत सारी चीजें निकली हैं, वो भी आपको पता चली हैं। रेणु बिष्ट जी का जो यहाँ पर नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं रेणु बिष्ट जी को भी अब सोचने की जरूरत है कि उन्होंने क्या स्टेप उठा दिया है, जिसकी वजह से अब वो जनता के सामने आ गई है, एक बहुत बड़ा टारगेट बन चुकी है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। इस पूरे प्रकरण में हमारी नजर रहेगी, और सरकार से फिर मैं एक बार दरख्वास्त करूंगी कि इन दो पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इन पे अलावा नवल खाली जी को कल मेरे सामने धमकी आ गई, और उसके बाद लगातार धमकियां आनी है। और हमारे ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सारे पत्रकारों को, आपको भी, जो भी इस मामले को उठा रहे हैं, देखिए उनको टारगेट किया जाएगा, चाहे वो प्रिंट के हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के हैं, चाहे डिजिटल मीडिया के हैं, चाहे पोर्टल वाले हैं। सबको प्रोटेक्शन की जरूरत है इस समय, क्योंकि ये लोग देखिए टारगेट करेंगे। अगर कोई छोटा पत्रकार होगा भाई, वो छोटा पोर्टल चला रहा होगा, बहुत लोग उसे जानते नहीं होंगे, और उसने छोटी सी खबर लगा भी दी, बहुत ज्यादा रीच नहीं भी हुई होगी, और इन लोगों ने उसे पकड़ लिया कहीं आते जाते और उसको मार डाला, तो वो भी हमारे लिए एक कलंक हो जाएगा। तो हमें अपने पूरे पत्रकार कम्युनिटी का भी बचाव करना है, तो सबकी सुरक्षा हमको चाहिए। भाई, पत्रकार भी तभी आपके लिए आवाज उठाएगा जब वो खुद सुरक्षित रह पाएगा। तो अभी जरूरत है कि पत्रकार को भी सुरक्षित रखा जाए, उनको सुरक्षा के दायरे पे रखा जाए, इतना सरकार हम लोगों के लिए कर सकती है। तो फिलहाल इस वक्त मेरे साथ इतना ही। तमाम अपडेट्स के साथ बने रहेंगे पर्वतजन डिजिटल।